क्वेश्चन नंबर 4 अंगा मैं पढ़ता हूं, आप भी गौर से अपनी अपनी बुक्स में देख सकते हैं। लिखा हुआ है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करने वाले अल्फा कण तथा प्रोटॉन के वेगों का अनुपात 1:3 है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, हर जगह उसकी तीव्रता बराबर है और उस चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करने वाला एक अल्फा कण है और एक प्रोटॉन। दोनों ही लंबवत प्रवेश करते हैं और जो वो लंबवत प्रवेश करते हैं तो उनके वेगों का जो अनुपात है वो 1:3 है। अल्फा कण का वेग और प्रोटॉन के वेग का अनुपात 1:3 के बराबर है। क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद, जैसे ही वो क्षेत्र में प्रवेश करते हैं चुंबकीय क्षेत्र में, आप तो जानते हैं चुंबकीय क्षेत्र में जब भी कोई आवेशित कण लंबवत प्रवेश करता है उसका मार्ग वृत्ताकार हो जाता है, तो दोनों के मार्ग वृत्ताकार हो जाते हैं। लेकिन वेलोसिटी, क्योंकि रेशियो उनका 1 और 3 का रेशियो है, जिसकी वजह से एक के वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या छोटी रहेगी और एक के वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या थोड़ी ज्यादा रहेगी। तो क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद वे भिन्न वृत्ताकार पथों पर गति करते हैं। उनके वृत्ताकार पथों की त्रिज्या का अनुपात ज्ञात करिए। तो बस इतनी सी जानकारी दिया। चुंबकीय क्षेत्र है, उसमें लंबवत अल्फा कण और प्रोटॉन प्रवेश करता है। जैसे ही प्रवेश करते हैं दोनों वृत्ताकार मार्ग में घूमना शुरू कर देते हैं। उनके वेगों का अनुपात आपको दे दिया उन्होंने, तो पूछ रहे हैं उनके वृत्ताकार मार्गों की जो त्रिज्याएं होंगी उनका अनुपात क्या होगा। प्रश्न नंबर 4 अंगा सभी लोग जानते हैं 2020 का दूसरा सेट है ये, और इस सेट का कोड है XT। इसमें जो चीज हमको दी गई है वो है अल्फा कण का वेग और प्रोटॉन के वेग का अनुपात। हम अल्फा कण के वेग को V अल्फा, प्रोटॉन के वेग को VP मान लेते हैं। ये रेशियो 1:3 का दिया गया है। आपको ज्ञात करना है R अल्फा और RP का अनुपात। अल्फा कण के वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या और प्रोटॉन के वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या, इन दोनों का रेशियो आपको पता लगाना है, ये हमको नहीं मालूम है। चुंबकीय क्षेत्र दोनों के लिए वही है, दोनों के लिए अलग अलग मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, सेम मैग्नेटिक फील्ड। तो हम ये भी लिख सकते हैं B जो होगा वो कांस्टेंट होगा, क्योंकि अल्फा पार्टिकल के लिए और प्रोटॉन दोनों के लिए ये सेम है, इसलिए B कांस्टेंट का काम करेगा। अच्छा ठीक है, अब हम इसका सॉल्यूशन करते हैं, हल। तो आप थोड़ा सा याद करें कि जब भी कोई आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करता है तो उसका मार्ग वृत्ताकार हो जाता है। अगर मार्ग वृत्ताकार हो जाएगा तो क्या आपको याद है कि उसके वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या का फॉर्मूला क्या होता है? जब भी एक आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है तो वो वृत्ताकार मार्ग में गति करना प्रारंभ कर देता है, तो उसके वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या क्या है? याद है किसी को? नहीं याद है? कोई बता रहा है क्या? चलिए हम बताते हैं, आप ध्यान से देखें। चुंबकीय क्षेत्र में अभिलंबवत प्रवेश करने वाले आवेशित कण के वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या का सूत्र होता है mv/qb। ठीक है, किस चीज का फॉर्मूला है ये? चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करने वाले आवेशित कण के वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या का ये सूत्र है, जिसमें m क्या है? आवेशित कण का द्रव्यमान, v आवेशित कण का वेग, q आवेशित कण का आवेश और b है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। अब इसी से हमको हमारे आंसर तक पहुंचना है। इसमें आप एक चीज देख सकते हैं, अल्फा कण और प्रोटॉन दोनों पार्टिकल्स के लिए ऐसी कौन सी क्वांटिटी है जो कांस्टेंट है? आंसर है बी, दोनों के लिए ये कांस्टेंट है, क्योंकि अल्फा पार्टिकल के लिए भी वही चुंबकीय क्षेत्र है और प्रोटॉन के लिए भी वही चुंबकीय क्षेत्र है। दोनों के लिए मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी अलग अलग नहीं है, तो बी कांस्टेंट है। अगर बी कांस्टेंट है तो आप बी को छोड़ सकते हैं, बाकी सबके लिए आपको फॉर्मूला बनाना पड़ेगा।
ठीक है, इस फॉर्मूले की मदद से अगर आर अल्फा और आर पी का रेशियो आप बनाने जाएंगे तो क्या मिलेगा, आप ध्यान से देखें। जो आर है वो एम के अनुक्रमानुपाती है, वेग के भी अनुक्रमानुपाती है, लेकिन आवेश के तो विलोमानुपाती है ना। तो आर अल्फा अपॉन आर पी का फॉर्मूला बनेगा एम अल्फा अपॉन एम पी इंटू वी अल्फा अपॉन वी पी इंटू क्यू पी अपॉन क्यू अल्फा। देखो आवेश के व्युत्क्रमानुपात में है, अगर आवेश के व्युत्क्रमानुपाती है तो आर अल्फा क्यू अल्फा के देखो विलोमानुपात में है। बाकी एम और वी इन दोनों के अनुक्रमानुपात में है, लेकिन आवेश के विलोमानुपात में है। बस अब हमको इनकी वैल्यूज अप्लाई कर देनी है। यहां पर आर अल्फा अपॉन आर पी इज इक्वल टू एम अल्फा अपॉन एम पी। आपको मैं बताऊं कि अल्फा कण का जो द्रव्यमान होता है वो प्रोटॉन के द्रव्यमान का 4 टाइम्स होता है, 4 गुना। तो अगर हम प्रोटॉन का द्रव्यमान m मान लेते हैं तो अल्फा कण का द्रव्यमान कितना होगा, 4m। फिर से सुनिए, अल्फा कण का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान से 4 गुना। तो अगर हम प्रोटॉन के द्रव्यमान को m मान लेंगे तो अल्फा कण का द्रव्यमान कितना होगा, 4m। वी अल्फा और वी पी इनका रेशियो आपको दिया गया है 1/3 क्यू पी अपॉन क्यू अल्फा। अल्फा कण का जो आवेश होता है उससे 2 गुना आवेश, नहीं सॉरी, प्रोटॉन के आवेश से 2 गुना आवेश होता है अल्फा कण का। तो अगर प्रोटॉन का आवेश एक इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर है तो अल्फा कण का आवेश 2 इलेक्ट्रॉनों के आवेश के बराबर होता है, याद होगा आपको। तो ये एक छोटी सी चीज आपको जरूर याद रखनी है। क्या याद रखना है कि अल्फा कण का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान से 4 गुना होता है और अल्फा कण का जो आवेश है वो प्रोटॉन के आवेश से 2 गुना होता है। ये 2 चीजें आपको याद रखनी है, ऐसे क्वेश्चन में जरूरत पड़ जाएगी आपको। अब m से तो हम m कैंसिल कर सकते हैं, e से हम e कैंसिल कर सकते हैं, और इस तरह से आर अल्फा अपॉन आर पी की जो वैल्यू आएगी दैट विल बी, ऊपर में तो 4 1 जार 4 ही रहेगा, अपॉन में 3 2 जार 6। ठीक है, और इसे सॉल्व कर लेते हैं हम, तो इसे लिख देंगे आर अल्फा अपॉन आर पी, 2 2 जार 4 2 3 जार 6। ये आंसर आ गया अल्फा कण के वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या और प्रोटॉन के वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्याओं के बीच का अनुपात 2:3 के बराबर। ये आंसर आ गया आपको। समझ आया कि नहीं आया आपको? क्यों भाई, आ गया। बस मेन पॉइंट क्या है, पहले तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है कि अगर, मैं फिर से बोल देता हूं, आप ध्यान से सुनिए, अगर कोई आवेशित कण किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करता है, क्षेत्र की दिशा से लंबवत प्रवेश करता है, तो वह एक वृत्ताकार मार्ग में चक्कर लगाने लगता है और उसके वृत्ताकार मार्ग की जो त्रिज्या होती है उसे हम इस फॉर्मूले से बनाते हैं, R इज इक्वल टू एम वी अपॉन क्यू वी। एम द्रव्यमान, वी वेग है आवेशित कण का, क्यू आवेशित कण का आवेश है और बी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है। इस तरह से जब आप देखेंगे, और बी तो क्योंकि बी जो है वो अल्फा और प्रोटॉन दोनों पार्टिकल्स के लिए सेम है, दोनों के लिए कांस्टेंट है, अलग अलग तो बी नहीं है ना, तो ये कांस्टेंट है। जो कांस्टेंट है उसको कोई मतलब नहीं, उसे छोड़ सकते हैं आप। तो बाकी में रिलेशन में क्या बचे, एम वी और क्यू। एम के साथ अनुक्रमानुपात में, वेग के साथ भी अनुक्रमानुपात, पर आवेश के साथ विलोमानुपात। तो उसी तरीके से फॉर्मूला बनाएंगे, जब सॉल्व करेंगे आप तो 2:3 का रेशियो आपको मिल जाएगा। इस तरह से 4 के अंगा को हमने कर लिया। देखिए न्यूमेरिकल लगाना कितना बेनिफिशियल होता है। न्यूमेरिकल लगाने में बस इतने में न्यूमेरिकल आपका आ जाएगा। मार्क्स उसके लिए भी कितने मिलने हैं, 3। ठीक है, और इससे पहले आपने जो किरचॉफ के नियम की व्याख्या की थी उसमें बहुत थ्योरी लिखी है,
काफ़ी थ्योरी लिखनी पड़ती है, फिगर बनाने पड़ते हैं, इक्वेशंस बनानी पड़ती हैं, और उसके लिए भी मार्क्स कितने तय हैं? 3। तो अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में ये आता है कि इसमें इतने क्वेश्चन करने हैं, 5 दिए हैं, 4 करने हैं, तो न्यूमेरिकल को प्रेफरेंस, अगर आपको आ रहा है तो न्यूमेरिकल को प्रेफरेंस आप दीजिए, उसमें आपका समय भी कम लगता है, मैथमेटिकल पोर्शन होता है, मार्क्स भी अच्छे मिलते हैं और सारी चीज़ों की बचत है, मार्क्स अच्छे मिलेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन 5 का। क्वेश्चन नंबर 5 के का पे क्या है, मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं, इसके बाद हम उसका जवाब देखेंगे। लिखा है अल्फा कणों के प्रकीर्णन के प्रयोग के आधार पर रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल लिखिए। आपको सभी को याद होगा रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट करा था गीगर और मार्सडेन की मदद से, याद है आपको? ये पढ़ाया गया है आपको पूरी डिटेल में कि रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट करवाया था अल्फा पार्टिकल्स के साथ, जिसको किया किसने था? गीगर और मार्सडेन ने। ये गीगर और मार्सडेन दोनों ही रदरफोर्ड के स्टूडेंट थे। तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, लेकिन पूरा जो श्रेय जाता है वो रदरफोर्ड को जाता है, इन्होंने करवाया था। तो उन्होंने जब ये एक्सपेरिमेंट हुआ तो उसके बाद क्या निष्कर्ष निकले, क्या कंक्लूजन्स निकले, वो कंक्लूजन हमको स्टडी करने हैं, उन्हीं के बारे में बताना है। आप देखें कुछ क्वेश्चन में यही लिखा हुआ है कि अल्फा कणों के प्रकीर्णन के प्रयोग के आधार पर रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल लिखे। कि जब अल्फा कणों के प्रकीर्णन का प्रयोग हुआ उसके बाद रदरफोर्ड ने क्या परमाणु का मॉडल बनाया। तो हमने हेडिंग डाल दी है अल्फा कणों के प्रकीर्णन के प्रयोग के आधार पर रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। इसमें कुछ 2-3 पॉइंट्स उन्होंने बताए थे, वही पॉइंट्स हम आपको बता देते हैं लिख करके। देखो उसके लिए आप सभी को याद होगा यहां पर जो एक्सपेरिमेंट हुआ था, यहां पर एक रेडियो एक्टिव मटेरियल रखते हैं क्योंकि उससे अल्फा कण लगातार निकलेंगे। यहां पर ऐसे ले जा करके उन्हें इस तरह से 2 दृढ़ आधारों के बीच एक गोल्ड फॉइल लगा दी गई थी, याद होगा आपको। और यहां पर हमने लगाया था काउंटर, जो कि गिनता था कि कितने अल्फा पार्टिकल किस डायरेक्शन पे रिफ्लेक्ट होके जा रहे हैं। ठीक है, तो ये एक एक्सपेरिमेंट था। आपको ज़्यादा डिटेल देखनी है तो मैं फिर वही कहूँगा कि आप जो बेसिक आपका लेसन जब पढ़ाया जा रहा था उस समय पूरी डिटेल आपको कराई गई है, क्योंकि यहाँ पर हम केवल उतना ही जिक्र करना चाहते हैं जितना क्वेश्चन हमसे पूछा गया है। तो क्योंकि क्वेश्चन जितना पूछा जाता है उसके मुताबिक ही हमको जवाब देना रहता है, और वही सीखेंगे तो आप ज़्यादा फायदे में रहेंगे। क्वेश्चन जो नहीं पूछ रहा है वो चीज़ बताने से हमारा फायदा कोई नहीं है, नुकसान एक जरूर है, आपका टाइम खराब होगा उस समय। ठीक है, इसलिए आप अगर पूरी डिटेल चाहते हैं तो आप जब ये लेसन स्टडी आपको पढ़ाया जा रहा था उस समय का वीडियो आप निकाल के देखेंगे, आपको पूरी डिटेल वहां पर मिलेगी, तो इससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा एक बार। तो यहाँ हमने रखा था रेडियो एक्टिव मटेरियल, और ये एक हमने बर्तन बनाया था ताकि इसके बाहर इधर उधर से पार्टिकल्स बाहर ना निकल सके। ठीक है, यहां पर हमने कॉलीमीटर एक लगाया था, आपको याद होगा। कॉलीमीटर क्या करता है कि अल्फा पार्टिकल्स को बिल्कुल सीधा चलाता है, कोलिनियर रखता है, उनको एक रेखा में चलाता है। तो ये अल्फा पार्टिकल्स का पुंज था। यहां से जब गया, ये हमने एक गोल्ड फॉइल लगाई हुई थी, गोल्ड फॉइल को पार करना था अल्फा पार्टिकल्स को, और ये हमने चारों तरफ एक स्क्रीन लगाई थी। इस स्क्रीन पर अंदर से जिडेन सल्फाइड का लेप भी लगा था, और इसमें एक कैमरा हमने लगाया था जिसको हम चारों तरफ घुमा घुमा के अल्फा पार्टिकल्स का नंबर पढ़ सकते थे। एक काउंटर लगा था उसके साथ में कि कितने अल्फा कण किस दिशा में रिफ्लेक्ट होके जा रहे हैं, ये वहां से हमको पता लग जाता था। इन सब को एक्सपेरिमेंट होने के बाद जो मॉडल उन्होंने बनाया वो मॉडल ये वाला था। क्या उन्होंने देखा कि परमाणु के अंदर अधिकांश भाग खाली होता है। ये क्यों उन्होंने बोला? क्योंकि उन्होंने देखा कि ज्यादा से ज्यादा अल्फा कण जो यहां से जा रहे हैं वो स्वर्ण पत्र जो गोल्ड फॉइल लगी है इसको पार करके सीधे निकल ही जाते हैं, आते हैं और पार करके सीधे निकल ही जाते हैं। अब पार करके सीधे निकल जाएंगे
तो जाहिर सी बात है कि ज्यादा से ज्यादा भाग कैसा है, खाली है, तभी तो पार करके निकल जाते हैं। यह भी बताया गया 0.14% अल्फा पार्टिकल। अगर हम ये मान लीजिए कि अगर हम जितने भी अल्फा पार्टिकल भेजते हैं उसमें से केवल 0.14% जो अल्फा पार्टिकल है वो 1 डिग्री से अधिक कोण पर प्रकीर्णित होते हैं। 1 डिग्री से अधिक, 1 डिग्री आप समझ सकते हैं कितना छोटा कोण होगा। तो बाकी 0.14% अल्फा पार्टिकल ही केवल 1 डिग्री से ज्यादा कोण पर ऐसा फैलते हैं बस। बाकी 99.86% अल्फा पार्टिकल 1 डिग्री का कोण भी वो डिफ्लेक्शन में नहीं लगाते, सीधे निकल जाते हैं ऐसे। केवल 0.14% अल्फा पार्टिकल 1 डिग्री का कोण ऐसे घूम जाते हैं बस। 1 डिग्री, आप सबने प्रोट्रैक्टर देखा है तो उसमें 1 डिग्री का एंगल कितना छोटा होता है, आपको आइडिया होगा इस बात का। तो कितने अल्फा पार्टिकल हैं जो 0.14% से कितने अल्फा पार्टिकल हैं जो 1 डिग्री से ज्यादा कोण पर रिफ्लेक्ट होते हैं? 0.14। बाकी 99.86% अल्फा पार्टिकल लगभग वो सीधे ही निकल जाते हैं। और उसका एक और आंकड़ा बताया गया कि 8000 अल्फा कणों में से लगभग 1 अल्फा पार्टिकल केवल ऐसा होता है जो 90 डिग्री पर डिफ्लेक्ट होता है, ऐसा जाता है और ऐसा डिफ्लेक्ट होके आ जाता है 90 डिग्री पर, वो भी 8000 में से केवल 1 आध अल्फा पार्टिकल। और 20,000 अल्फा पार्टिकल में से कभी कभार 1 अल्फा पार्टिकल ऐसा होता है जो ऐसा रिफ्लेक्ट होके वापस आता है। 20,000 में से 1 अल्फा पार्टिकल ऐसा होता है लगभग कि वो जाते ही जाते सीधे वापस आ जाता है, रिफ्लेक्ट होके वापस आ जाता है। दूसरा पॉइंट उन्होंने बनाया अपनी कंक्लूजन का कि परमाणु के सभी धनावेशित कण, परमाणु में 2 प्रकार के कणों की कल्पना की गई। एक प्रकार के कण जो ऋणावेशित होते हैं जिनका नाम क्या रखा? इलेक्ट्रॉन। और दूसरे प्रकार के पार्टिकल्स जिन पर धनावेश होता है उन्हें बोला गया प्रोटॉन। और ये भी क्योंकि परमाणु उदासीन है, सो द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज ऑलवेज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन एटम के भीतर अकॉर्डिंग टू द रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, एटम के भीतर प्रोटॉन भी हैं, इलेक्ट्रॉन भी हैं, लेकिन जितने भी प्रोटॉन हैं वो सब एक जगह पर हैं, एक जगह पर, और बड़ी छोटी सी जगह पर वो सब केंद्रित हैं। वही देखो लिखा है कि परमाणु के सभी धनावेशित कण एक साथ एक ही स्थान पर केंद्रित होते हैं। मतलब ऐसा नहीं होता कि अगर आइटम इतना बड़ा है तो सारे पॉजिटिव चार्जेस से फैले हुए हों, ऐसा नहीं है। जितने पॉजिटिव है सब सिमट करके ऐसा एक जरा सी जगह पर हैं, सेंटर पर, और उसी का नाम हमने क्या रखा है? नाभिक। इसे नाभिक कहा जाता है। इस प्रकार नाभिक में परमाणु का संपूर्ण धनावेश उपस्थित है। ठीक है कि पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज नाभिक में तो है, तो नाभिक में परमाणु का पूरा धनावेश है तथा द्रव्यमान भी केंद्रित होता है। ये क्यों बोला, द्रव्यमान क्यों बोल दिया? द्रव्यमान इसलिए क्योंकि इलेक्ट्रॉन के पास, तो आप जानते हैं द्रव्यमान बहुत कम होता है, ना के बराबर का मास होता है उसके पास, इसलिए ज्यादा से ज्यादा द्रव्यमान किसके पास होता है? प्रोटॉन के पास। और प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ये सब कहां पर मौजूद रहते हैं? नाभिक में। इसलिए बोल दिया गया कि एटम का पूरा आवेश भी नाभिक में है और एटम का पूरा द्रव्यमान भी लगभग नाभिक में ही है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों को यह माना गया कि उनके चारों तरफ अपने अपने ऑर्बिट में चक्कर लगाते हैं। तो अगर चारों तरफ चक्कर लगाएंगे तो उनका द्रव्यमान तो इतना कम है कि हम प्रोटॉनों की तुलना में या नाभिक की तुलना में इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान हम बहुत कम मानते हैं। यही कारण है कि नाभिक में भारी धनावेशित अल्फा कण को परावर्तित करने की क्षमता होती है। क्यों? क्योंकि नाभिक में पूरा द्रव्यमान भी है, तो नाभिक बड़ा भारी है और पॉजिटिव चार्ज भी है। अब जब यहां से कोई भी अल्फा पार्टिकल ऐसे जाता है और जो अल्फा पार्टिकल इसकी सीध में पड़ जाता है, तो क्योंकि सामने कौन है? प्लस। अल्फा पार्टिकल के पास भी क्या है? प्लस। तो ये बड़ी जोर से, और इसके पास द्रव्यमान भी है, तो द्रव्यमान होने से भारी भी है, तो जब ये जाता है तो ये ऐसे ही रिफ्लेक्ट हो जाता है वापस। ये ऐसे ही बिल्कुल होता है जैसे कि आप एक फुटबॉल है, फुटबॉल को आपने फेंका। आप सोचो थोड़ा सा, एक फुटबॉल के सामने
हम ये चीज ऐसे रख देंगे। अब फुटबॉल को आपने किक मारी, जैसे किक मारोगे फुटबॉल इसमें आएगी और इसको क्या करेगी, इसको गिरा के आगे निकल जाएगी। क्यों? क्योंकि फुटबॉल की तुलना में ये हल्का है। लेकिन अब आप सोचिए, फुटबॉल को आपने किक मारी और उसके सामने दीवार आ गई, फिर क्या होगा? क्या दीवार को गिरा के फुटबॉल आगे निकल जाएगा? नहीं निकल पाएगा। अब फुटबॉल को क्या होना पड़ेगा? बाउंस बैक होना पड़ेगा उसे, और रिफ्लेक्ट होके वापस उसको होना पड़ेगा। समझ आ रही बात आपको? तो इसी तरह से जो नाभिक होता है वो धनावेशित है और बड़ा वजनदार है, क्योंकि आइटम का पूरा मास उसी के पास है। और जब अल्फा कण ऐसा जाता है तो अल्फा कण इसकी तुलना में बहुत हल्का है। जैसे जाएगा ये दीवार जैसे काम करती है, और जो अल्फा पार्टिकल सामने पड़ जाता है रिफ्लेक्ट होके वापस आ जाता है। थर्ड पॉइंट क्या बना? नाभिक का जो आकार होता है वो लगभग कैलकुलेट किया गया 10⁻⁻14 मीटर की कोटि का होता है, और परमाणु का आकार लगभग 10⁻⁻10 मीटर की कोटि का होता है। इस प्रकार परमाणु के अंदर नाभिक की तुलना में लगभग 10,000 गुना रिक्त स्थान होता है। और ये आप समझ भी सकते हैं, 10⁻⁻14 मीटर का नाभिक है और 10⁻⁻10 मीटर का आइटम। आप इससे इसको डिवाइड करके देखिए, 10⁻4 आ जाएगा। तो लगभग 10,000 गुना, अगर ये नाभिक है इतना बड़ा, तो इसकी तुलना में लगभग 10,000 गुना खाली जगह है, तब एटम की बाउंड्री आएगी। इतना स्पेस उसके भीतर खाली रहता है। तो ये सारी पॉइंट्स, ये सारे कंक्लूजन रदरफोर्ड ने अपने एक्सपेरिमेंट, जो कि बड़ा फेमस एक्सपेरिमेंट है, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, अल्फा कणों के प्रकीर्णन का प्रयोग, जिसे कि उन्हीं के दो स्टूडेंट्स गीगर और मार्सडेन ने किया था, उसके आधार पर ये कुछ कंक्लूजन निकाले, वही आपको याद करने हैं, वही आपको लिखने हैं इस प्रकार का क्वेश्चन आने पर। बात समझ आ रही है आपको? तो इन्हें सभी लोग अच्छे से प्रिपेयर कर डालें। अच्छा, इसके बाद ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 खा, जो आप देखेंगे तो उसमें बेटा ये क्वेश्चन एनपीएन ट्रांजिस्टर से रिलेटेड है, और ट्रांजिस्टर 2021 के सिलेबस में नहीं है, तो इससे हम लोगों को नहीं करना, इसे हम क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। और आगे बढ़ेंगे, जब और आगे बढ़ेंगे तो हमको क्वेश्चन नंबर 5 गा मिलेगा। 5 गा में क्या है देखिए, मैं पढ़ता हूं, आप भी ध्यान से सुनिए। लिखा है, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ के प्रेरकत्व L, धारिता C तथा प्रतिरोध R श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ है, उसका प्रेरकत्व L, धारिता C तथा प्रतिरोध R श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का उत्तर, मुझे लगता है ये भी किसी चाहे मॉडल पेपर में आ चुका हो या पिछले सेट में ये क्वेश्चन आ चुका है। देखो क्या आया था, क्या मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन मॉडल पेपर में आया हुआ था, और वहां पर इसे आपको करके भी दिखाया गया था। देखें, आपको याद नहीं रहता है क्या कुछ भी? मॉडल पेपर जब हमने सॉल्व करवाया था उसमें था क्वेश्चन नंबर 7 का अथवा वाला भाग था। ये मिला आपको? नहीं मिला? मिला। तो मॉडल पेपर आपको सॉल्व करवाया गया है, उसमें क्वेश्चन नंबर 7 में अथवा वाले भाग में यही चीज कैलकुलेट करके आपको दिखाई गई है। ठीक है, इसलिए आज भी हम इसको नहीं करेंगे। जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा हुआ है, नहीं आए थे, तो वो अपना मॉडल पेपर वाला वीडियो निकालें, और उसमें क्वेश्चन नंबर 7 में अथवा वाले भाग में इसका जवाब आपको मिल जाएगा। ठीक है, मैं आपको बता ये देता हूं, छोटी मोटी चीजें मैं आपको बता देता हूं। एल, सी और आर तीनों श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। एल के सिरों के बीच का वोल्टेज VL, संधारित्र के सिरों के बीच का वोल्टेज VC, और प्रतिरोध के सिरों के बीच का वोल्टेज VR। ये AC का सोर्स लगा, ये तीनों श्रेणी क्रम में लगे हुए हैं। इसमें आप सभी को याद होगा, एक फेजर डायग्राम बनाते हैं। मैं फेजर डायग्राम आपको बना के दिखाता हूं। ये मैंने मान लिया करंट की डायरेक्शन। अगर ये करंट की डायरेक्शन है तो तीनों में से VR की डायरेक्शन
आप जानते हैं वी आर और धारा दोनों समान कला में रहते हैं। वी एल धारा से 90 डिग्री अग्रगामी होता है, तो 90 डिग्री अग्रगामी कर दिया हमने। और जो वीसी होता है वो करंट से 90 डिग्री पश्चगामी होता है। तो इस तरीके से बनाया जाएगा फिगर। ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। पहले हम इन दोनों को ये मान लेते हैं कि वीसी वीएल से छोटा है। ये मान करके हम आगे का कैलकुलेशन कर रहे हैं। माना वीसी इज लेस देन वीएल, तो वीसी छोटा होगा, वीएल बड़ा होगा। इन दोनों का पहले परिणामी निकाला जाएगा, तो वीसी इतना इसमें से माइनस हो जाएगा। ये बचेगा वीएल माइनस वीसी। ये जो वीएल माइनस वीसी और ये वी आर है। अब इन दोनों का परिणामी हमको पता लगाना है, तो यहां से हम एक लाइन बनाएंगे और यहां से एक लाइन बनाएंगे ऐसे। ये दोनों का रिजल्टेंट आपको मिलेगा। इसको आप सीधी लाइन बना सकते हैं। $90 डिग्री। ये परिणामी वोल्टेज को रिप्रेजेंट करेगा। आप कैलकुलेशन देखेंगे तो उसमें जो दो बातें आपसे पूछी गई हैं, प्रतिबाधा और कलांतर के लिए व्यंजक प्राप्त करिए, उसमें पूरा करके दिखाया गया है आपको। प्रतिबाधा के लिए मैं लिख देता हूं, क्या आएगा? प्रतिबाधा को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? Z से। आई एम सॉरी। प्रतिबाधा के लिए क्या फॉर्मूला आएगा? अंडर रूट एक्सएल डिफरेंस एक्ससी का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। और आपने वीएल वीसी से बड़ा मान ही लिया है, तो आप चाहें तो एक्सएल माइनस एक्ससी कर सकते हैं। ठीक है, ये प्रतिबाधा का सूत्र आएगा। और कलांतर के लिए क्या फॉर्मूला आएगा? फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स, यहां पर रहेगा एक्सएल माइनस एक्ससी अपॉन आर। ये कलांतर का फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, तो ये आप कैलकुलेट करें। नहीं आने पर मॉडल पेपर जो आपको सॉल्व करवाया गया है उसमें क्वेश्चन नंबर 7 के अथवा वाले भाग की मदद ले सकते हैं आप। ठीक है, तो आप इसको बाकी करिए। ये क्वेश्चन नंबर 5 गा था। इसमें भी अथवा वाला एक भाग लगा हुआ है, उसको मैं आपको करके दिखाता हूं, आप ध्यान से देखिए। उसे हम यहां सॉल्व कर देते हैं आपके लिए। देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 के गा है और अथवा वाला भाग है। प्रश्न नंबर 5 गा। अथवा वाला भाग देखिए, इसमें लिखा हुआ है +10 डाइऑप्टर तथा -5 डाइऑप्टर क्षमता वाले दो पतले लेंस संपर्क में हैं। एक न्यूमेरिकल है इसका मतलब। तो सबसे पहले हम इस न्यूमेरिकल में लिखेंगे कि क्या चीज हमको दिया गया है। दिया हुआ है दो लेंस हैं, दोनों की क्षमताएं आपको दी गई हैं। पहले लेंस की क्षमता है +10 डाइऑप्टर और दूसरे लेंस की क्षमता है -5 डाइऑप्टर। एक दूसरे के संपर्क में रखे गए हैं। इस संयुक्त लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर 2 सेंटीमीटर लंबी वस्तु मुख्य अक्ष के लंबवत रखी है। जो वस्तु है वो कॉम्बिनेशन से कितनी दूर है? 30 सेंटीमीटर दूर। तो वस्तु की दूरी को किससे लिखते हैं? यू से, -30 सेंटीमीटर। और वस्तु की लंबाई भी बताई गई है, HO हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये बताई गई है 2 सेंटीमीटर। वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई बतानी है और इसकी प्रकृति ज्ञात करनी है आपको। इतनी बातें दी गई हैं। ज्ञात क्या करना है हमको? देखो,
ज्ञात दो बातें करनी है। वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई मीन्स एच आई इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क्स हाइट ऑफ इमेज, और इमेज का नेचर पता लगाना है कि किस तरीके की इमेज होगी। नेचर ऑफ इमेज, ये दो बातें। कौन कौन सी दो बातें मैं फिर से पढ़ूं कि वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई भी बताइए और इसकी प्रकृति बताइए। इमेज का नेचर कैसा होगा, नेचर मतलब रियल होगी कि वर्चुअल होगी, उल्टा बनेगी कि सीधा बनेगी, ये आपको बताना है उसका नेचर। वैसे नेचर में तो केवल ये बताना है आभासी बनेगी कि वास्तविक बनेगी, बस इतना सा। ठीक है, हल करते हैं इसको हम लोग। देखो सबसे पहले सॉल्यूशन में जो चीजें मुझे दी गई हैं मैं उसकी मदद से सबसे पहले लेंस कॉम्बिनेशन की क्षमता निकालना चाहता हूं। संयुक्त लेंस की क्षमता, संयुक्त लेंस की क्षमता कैसे निकाली जाए? P1 प्लस P2 दोनों को कंबाइंड करके रखा गया ना। इसको देख के एक चीज और पता चल रही है, एक उत्तल है और एक दूसरा अवतल है। लेंसेज को कुछ इस तरीके से लगाया गया होगा, ये उत्तल लेंस है और इसी के साथ जोड़ के अवतल रखा गया है इस तरह से। आप देखें एक उत्तल के साथ ये एक अवतल लगा हुआ है, चेक करें लगा है, तो दोनों का टोटल क्षमता निकालेंगे। P इज इक्वल टू P1 प्लस P2। P1 है +10 डाईऑप्टर और प्लस P2 है -5 डाईऑप्टर। इस तरह से क्षमता निकल के आएगी, आप देखें +5 डाईऑप्टर, +10 -5 +5 आएगा ना। ठीक, अगर लेंस संयुक्त लेंस की क्षमता आ गई है तो संयुक्त लेंस की फोकस दूरी भी निकाल लेते। संयुक्त लेंस की फोकस दूरी, संयुक्त लेंस की फोकस दूरी 100/p सेंटीमीटर। अगर 1/p करते तो आंसर आता मीटर में, 100/p कर रहे हैं तो आंसर आएगा सेंटीमीटर में। इस तरह से f की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 100/5, 100/+5 मीन्स f इज इक्वल टू +20 सेंटीमीटर। तो फोकस दूरी संयुक्त लेंस की कितनी आ गई? 20 सेंटीमीटर। अब इतनी दूरी पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो हम इसका इमेज का डिस्टेंस पता लगा सकते हैं। कैसे? उसके लिए लेंस फॉर्मूला यूज करेंगे। लेंस सूत्र से, लेंस सूत्र क्या है? 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ये लेंस सूत्र, इसमें रखिए वैल्यू 1/f की जगह पर 20, 1/v की जगह पर निकालना है मुझे, और -1/u -30। ये माइनस माइनस कैसा हो जाएगा? प्लस, और फिर ये नंबर इधर आ जाएगा। तो 1/20 माइनस 1/30 इज इक्वल टू 1/v। 1/v इज इक्वल टू 60, एलसीएम ले लेंगे तो 30 -20 नहीं सॉरी 3 - 2, यह आ जाएगा 3 - 2। आप एलसीएम लेके कैलकुलेट करना जानते ही हैं। 1/60 v इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर, और पॉजिटिव आ रही है डिस्टेंस। ठीक है, इसका मतलब है जो इमेज है वो लेंस कॉम्बिनेशन के राइट हैंड साइड पर बनेगी। लेंस कॉम्बिनेशन से किधर बनेगी? राइट हैंड साइड पे, क्योंकि डिस्टेंस कैसी आ रही है? पॉजिटिव। मैं एक काम करता हूं, मैं इसको हटा देता हूं। तो देखो v इज इक्वल टू +60 आया। एक बात तो तय थी कि पावर इसकी प्लस में आई थी लेंस कॉम्बिनेशन की, इसलिए पूरा लेंस कॉम्बिनेशन किसकी तरह काम कर रहा था? उत्तल लेंस की भांति। अगर ये उत्तल लेंस की तरह काम कर रहा है और इमेज बन रही है राइट साइड पे,
तो आपको याद होगा उत्तल लेंस में इमेज जब भी राइट साइड में बनती है तो वो इमेज उल्टा बनती है और वास्तविक बनती है। ठीक है, तो यहां से देखकर हम इतना तो बता ही सकते हैं कि जो इमेज है वो वास्तविक है। नेचर डिसाइड कर सकते हैं, देखो यहां से हम बेटा, नेचर ऑफ इमेज कैसा होगा? नेचर वास्तविक। ठीक है, और कैसा बनेगा प्रतिबिंब? उल्टा। रियल पे हमारा ज्यादा फोकस है क्योंकि नेचर पूछा गया है, और राइट साइड पे बनेगी वो वहां से मिल रहा है हमें। अच्छा, एक बात तो निकल आई, नेचर तो पता लग गया, हमें एच आई नहीं मालूम है, तो आप एक फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। अब एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, एच आई अपॉन एच ओ इज इक्वल टू वी अपॉन यू लेंस में। तो एच आई हमको मालूम करना है, एच ओ की वैल्यू 2 सेंटीमीटर है, वी अभी अभी आया है 60 और यू है -30। ठीक है, इस तरह से जब आप इसे सॉल्व करोगे 30 2 60, ये 2 भी उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। एच आई इज इक्वल टू -4 सेंटीमीटर। इसका मतलब जो इमेज है उसकी हाइट कितनी है? 4 सेंटीमीटर। तो ये माइनस क्यों आ रहा है? नहीं नहीं, v अपॉन यू -4 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब देखो ध्यान से समझो, आपका डाउट अभी दूर हो जाएगा। इमेज की हाइट कितनी आ गई? 4 सेंटीमीटर। फिर माइनस क्यों आया इसमें? क्योंकि पक्का इमेज कैसी बन रही है? उल्टा। और अगर यहां माइनस आप लगा देंगे तो ये निशान कैसा हो जाएगा? और फिर आपके कैलकुलेशन के मुताबिक इमेज की हाइट तो 4 सेंटीमीटर आ जाएगी, बट वो कैसी हो जाएगी? सीधी। तो उत्तल लेंस में राइट साइड पर बनने वाली इमेजेस तो उल्टी बनती हैं, तो गलती हो जाएगी। इसलिए एच आई अपॉन एच ओ इज इक्वल टू वी अपॉन यू। समझ आया आपको? वो मिरर में होता है, एच आई अपॉन एच ओ इज इक्वल टू -v अपॉन यू। दर्पण में लेंस के लिए एच आई अपॉन एच ओ इज इक्वल टू वी अपॉन यू। तो इतने सेंटीमीटर की इमेज है, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई होगी 4 सेंटीमीटर। मैं एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ता हूं, देखते हैं सारे पार्ट कंप्लीट हुए कि नहीं हुए। इस संयुक्त लेंस से इतनी दूरी पर वस्तु रखी है, ठीक है। पूछा क्या गया उस पर आते हैं। वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई, तो वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई कितनी आ गई? इसकी प्रकृति, तो प्रकृति कैसी आ गई? वास्तविक। बस, इसके अलावा आपको कुछ बताना ही नहीं है। देखो, किरण आरेख के लिए भी इन्होंने नहीं बोला कि किरण आरेख बने। अगर किरण आरेख के लिए बोला होता तो हमको उस डायग्राम बना के दिखाना पड़ता। मैं आपको दिखा देता हूं, आप बनाना या ना बनाना उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये लेंस कॉम्बिनेशन मैं बना देता हूं, देखिए आप। ये लेंस कॉम्बिनेशन है, एक उत्तल और एक अवतल लगा हुआ है। आपने देखा कि 20 सेंटीमीटर इसकी फोकस दूरी है, यहां पर इसका प्रिंसिपल फोकस पड़ेगा कॉम्बिनेशन का। वस्तु कहां रखी है? 30 सेंटीमीटर पर वस्तु यहां रखी हुई है, और 2 सेंटीमीटर इसकी हाइट है ए बी, और ये ऑब्जेक्ट लेंस कॉम्बिनेशन से 30 सेंटीमीटर दूर रखा है। ठीक है, ये लेंस कॉम्बिनेशन किसकी तरह काम करता है? उत्तल लेंस की तरह, क्योंकि पावर जब हमने निकाली थी संयुक्त लेंस की पॉजिटिव आई थी। एक प्रकाश किरण यहां से ऐसे जाएगी, क्योंकि ये उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करता है, मुख्य फोकस से होकर गुजर जाएगी। ये मुख्य फोकस से होकर चली जाएगी। एक प्रकाश की किरण प्रकाशिक केंद्र से जाएगी, वो कहीं नहीं मुड़ेगी, सीधी निकल जाएगी ऐसे।
ये जहां पर दोनों किरणें एक दूसरे को काटेंगी, ये भी इसका मुख्य फोकस है, प्रथम मुख्य फोकस, द्वितीय मुख्य फोकस। जो इमेज बनेगी वो 60 सेंटीमीटर दूर बनेगी। लेंस कॉम्बिनेशन से इमेज तक का डिस्टेंस जो होगा दैट विल बी 60 सेंटीमीटर। वास्तविक होगा, उल्टा होगा, और 60 सेंटीमीटर दूरी पर लेंस वस्तु की दूसरी तरफ बनेगा। और इसकी हाइट कितनी आ गई है? 4 सेंटीमीटर। ये इमेज है ए डैश बी डैश। इस तरह से आप इसका रे डायग्राम भी बना के दिखा सकते थे, लेकिन यहां पूछा नहीं गया है, तो वैसे तो कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप बना के दिखा देंगे तो ऐसा कुछ गलत भी नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो ये कौन सा क्वेश्चन हो गया हमारा? ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 5 के गा का अथवा वाला पार्ट। इसके बाद 5 का घा में भी एक न्यूमेरिकल है, उसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक, तो आप इसे नोट करें, इसके बाद हम इसे हटा देते हैं। 5 घा में लिखा हुआ है, एक ही धातु के 3 तारों की लंबाइयों तथा द्रव्यमानों का अनुपात क्रमशः 3:1 तथा 1:3 है। एक ही धातु के बने एक न्यूमेरिकल है, दिया गया है। कौन कौन सी बातें आपको बताई जा रही? अगर एक ही धातु के तीनों चालक तार बने हैं तो तीनों का विशिष्ट प्रतिरोध सेम रहेगा, क्योंकि विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता किस पर डिपेंड करती है? मटेरियल पर। और अगर मटेरियल आप नहीं बदल रहे हैं तो तीनों का विशिष्ट प्रतिरोध कैसा रहेगा? सेम। एक ही धातु के बने 3 तारों की लंबाइयों और द्रव्यमानों का अनुपात 3:2:1 और 1:2:3 है। इन तारों के प्रतिरोधों का अनुपात ज्ञात करना है आपको। तो लंबाइयों का अनुपात उनकी क्या दिया गया है? लंबाई अगर हम L1, L2 और L3 माने तीनों तारों की क्रमशः, तो उनकी लंबाइयों का अनुपात है 3:1। अगर हम उनके द्रव्यमान M1, M2 और M3 मान लें तो उनके द्रव्यमानों का अनुपात है 1:2:3। इन तारों के प्रतिरोधों का अनुपात ज्ञात करिए। ज्ञात करना है प्रतिरोधों को। अगर हम कैपिटल R1, R2, R3 माने तो हमें ये चीज मालूम करनी है। देखो, प्रतिरोधों का अनुपात ज्ञात करना है। ठीक, ये आपका क्वेश्चन है। इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे देखिए। अब हम हल करते हैं। ठीक है, आप सभी बच्चों को प्रतिरोध का एक फॉर्मूला याद होगा। चालक तार का प्रतिरोध, प्रतिरोध का फॉर्मूला आपको याद होगा, रो L/A। ये फॉर्मूला होता था जिसमें रो विशिष्ट प्रतिरोध, L लंबाई और A क्षेत्रफल। यहां रो का जिक्र है, L का जिक्र है, पर A का कोई जिक्र नहीं है। तो इसकी वैल्यू हमको निकाल के लानी पड़ेगी। जब तक हम यहां से A को रिमूव नहीं करेंगे हमारी बात नहीं बनेगी। उसके लिए हम एक काम कर लेते हैं, इसे इक्वेशन नंबर 1, एक फॉर्मूला आप देखते हैं। वी नो दैट द्रव्यमान का फॉर्मूला एक होता है आयतन गुणे घनत्व। याद है सभी को? द्रव्यमान बराबर आयतन गुणे घनत्व। आयतन कैसे निकाला जाता है? आधार का क्षेत्रफल गुणे लंबाई। भाई आयतन का सूत्र ही तो होता है, आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। चालक तार बेलनाकार होता है ना, तो आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। अब यहां से मैं जब A निकालूंगा तो A की वैल्यू क्या निकलेगी? M/L इंटू डी। ये A का मान निकल आएगा। ये A की वैल्यू हम यहां लिखेंगे। देयरफॉर R विल बी इक्वल टू रो इंटू L अपॉन A। A की जगह पर M/L इंटू डी। आप जब इसे सॉल्व करोगे तो रो ये पलट करके ऊपर आ जाएगा, L² D/M।
चालक तार के प्रतिरोध का ये फॉर्मूला बनेगा। अब आप इसमें देख सकते हैं रो मटेरियल का कैरेक्टर है, इसलिए तीनों का पदार्थ सेम है तो रो नहीं बदलेगा। डी क्या चीज है? घनत्व। घनत्व भी तो पदार्थ का ही गुण है। अगर तीनों का पदार्थ सेम है तो तीनों का घनत्व सेम है, तो रो भी सेम हो गया, कांस्टेंट हो गया, डी भी कांस्टेंट हो गया। रो एंड डी आर कांस्टेंट्स। अगर ये दोनों कांस्टेंट हो गए तो हम क्या लिख सकते हैं? दैट आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वेयर अपॉन एम। एल स्क्वेयर अपॉन एम, इतना समझ आ गया। अब इसकी मदद से अगर आप R1 R2 R3 का रेशियो निकालेंगे तो क्या मिलेगा? देखो, अब R1 अनुपात R2 अनुपात R3 बराबर, बताइए क्या लिख दिया जाए? L1 स्क्वेयर अपॉन M1, L2 स्क्वेयर अपॉन M2, L3 स्क्वेयर अपॉन M3। बुआ ठीक है, समझ आ रहे हैं ना? अच्छा, अब बेटा इनकी वैल्यूज अप्लाई करिए। L1 L2 L3 3 2 1। आप चाहें तो इनके लिए कोई, इनको क्योंकि अलग अलग करोगे तो कोई कांस्टेंट इनके साथ लिख दो भाई आप, या अभी भी सब अनुपात में है, आपका कांस्टेंट लगाने से कोई फायदा भी नहीं है, बाद में वो कैंसिलेशन होना ही है, मत लगाइए। L1 की जगह 3, L2 2, L3 1, 3 2 1, 3 का स्क्वायर करेंगे 9, M1 की जगह पर 1, L2 का स्क्वायर करेंगे 4, M2 की जगह पर 2, L3 का स्क्वायर करेंगे 1, M3 की जगह पर 3। और सॉल्व कर लीजिए इसे, R1 अनुपात R2 अनुपात R3। ये 2 से हम इसको कैंसिल कर सकते हैं, तो यह आ गया 9 अनुपात 2 अनुपात 1/3। पूरे सभी पदों को 3 से गुणा कर दीजिए, तो R1 अनुपात R2 अनुपात R3, 3 से गुणा करेंगे 27, 3 का गुणा करेंगे 6, 3 का गुणा करेंगे 1। तो जो तीनों चालक तार हैं आपके पास, उनके प्रतिरोधों का अनुपात आएगा 27 अनुपात 6 अनुपात 1। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 का घ है ना, 27:6:1, ये आपका आंसर आएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 के घ को आप कैलकुलेट करेंगे। समझ आया आपको कि नहीं आया भाई? आ गया? इसको अच्छे से तैयार करो, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 अंगा, जिसमें लिखा है, मैं पढ़ता हूं, आप भी ध्यान से सुनिए। विद्युत चुंबकीय तरंगें क्या होती हैं? विद्युत चुंबकीय तरंगें क्या होती हैं, ये कैसे उत्पन्न होती हैं, और इनके प्रमुख गुणों का उल्लेख कीजिए। पूरा थ्योरी आपको लिखनी है इस पे, तो ऑलरेडी हमने यहां बना के रखा हुआ है ताकि हम आपका समय बचा सकें। देखो 5 अंगा, उत्तर विद्युत चुंबकीय तरंगें क्या होती हैं। सबसे पहले ये क्वेश्चन है ना, तो पहले हम बताएंगे कि विद्युत चुंबकीय तरंगें क्या होती हैं, उनको डिफाइन करेंगे। देखो क्या लिखा गया है, मैक्सवेल ने बताया कि हमारी प्रकृति में एक तरंग ऐसी भी पाई जाती है जिसमें चुंबकीय क्षेत्र तथा विद्युत क्षेत्र दोनों विद्यमान रहते हैं। देखो डिटेल आप पढ़ चुके ही हो, बस आपको याद दिलाना है मुझे। तो वैद्युत चुंबकीय तरंगों में वैद्युत और चुंबकीय दोनों क्षेत्र रहते हैं और दोनों समय के साथ परिवर्तित होते रहते हैं। आपको वेव बना के दिखाई गई है, तो आप देखेंगे या उसको फिर से निकाल के जब आप देखेंगे तो आपको पता लगेगा विद्युत क्षेत्र के परिवर्तन से चुंबकीय क्षेत्र बनता है और चुंबकीय क्षेत्र के परिवर्तन से विद्युत क्षेत्र बनता था। तो दोनों परिवर्तित होते रहते हैं, अतः दोनों ऐसे व्यवहार करते हैं जैसे ये एक दूसरे के कारण उत्पन्न हो रहे हैं, कि वैद्युत क्षेत्र के परिवर्तन के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है और चुंबकीय क्षेत्र के परिवर्तन के कारण वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। इस तरंग को ही विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। इन तरंगों को संचरित होने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। ऐसे वेव्स को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहते हैं। बस ये आपको लिखना है। समझ में नहीं आई बात आपको?
क्यों भाई? आ गई? इसको अच्छे से पढ़ो, याद करो, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में आते हैं। अगला क्वेश्चन इसी में जोड़ के रखा है, कैसे उत्पन्न होती हैं, यानी कि विद्युत चुंबकीय तरंग कैसे उत्पन्न होती हैं। तो विद्युत चुंबकीय तरंगें कैसे उत्पन्न होती हैं, आपको बताया भी गया है कि एक त्वरित आवेशित कण भी हो, और वो कैसा होना चाहिए? त्वरित। एक त्वरित आवेशित कण ही विद्युत चुंबकीय तरंगों का उत्पादन कर सकता है। तो उत्पन्न करने वाली बात कंप्लीट हो गई। किस प्रकार का कण उत्पन्न कर सकता है बताइए? त्वरित आवेशित कण, एक्सेलरेटेड चार्ज्ड पार्टिकल। एक रुका हुआ आवेश क्या उत्पन्न करता है? केवल विद्युत क्षेत्र। एक चलता हुआ आवेश क्या उत्पन्न करता है? विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र दोनों। लेकिन एक त्वरित आवेशित कण क्या उत्पन्न करता है? विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र तो उत्पन्न करता ही है, और उसके साथ उस एनर्जी को पुश करने की क्षमता भी रखता है वो, जिससे विद्युत चुंबकीय तरंगें बनती हैं। ठीक है, विद्युत चुंबकीय तरंगों के प्रमुख गुण भी बताने हैं 5 अंगा में आपको। नंबर 1, वैसे तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज हमने आपको बताई हैं, लिखाई हैं, लेकिन कुछ प्रमुख गुण लिखेंगे तो 5 गुणों को हमने यहां पर जिक्र किया है, ज्यादा का नहीं किया। ज्यादा अगर आप लिखना चाहते हो तो अपनी कॉपी में लिखे हैं, आपको देख सकते हैं वहां से। पहला गुण क्या लिखा है? इन तरंगों पर कोई आवेश विद्यमान नहीं रहता, अर्थात ये तरंगें कैसी होती? उदासीन। इनमें कोई चार्ज पार्टिकल नहीं होता। ये वेव्स जो होती है वो न्यूट्रल है, ना इनमें पॉजिटिव चार्ज है और ना ही नेगेटिव चार्ज। सेकंड, इन तरंगों में विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र तथा संचरण सदिश परस्पर लंबवत होते हैं। ये अगर संचरण की दिशा है, ये विद्युत क्षेत्र की दिशा है, तो ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है, और ये संचरण की दिशा है। तीनों आपस में कैसे होते हैं? तीनों आपस में लंबवत होते हैं। 90-90-90। ठीक है। इसके बाद तीसरा नंबर, ये तरंगे अनुप्रस्थ प्रकृति की होती हैं। इन तरंगों का नेचर किस प्रकार का होता है? अनुप्रस्थ। प्रूफ करके भी आपको दिखाया गया है। ये प्रकाश के वेग से गति करती हैं। प्रकाश का वेग कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड प्रकाश का वेग होता है। उस वेग से ये गति करती हैं। इन तरंगों में संवेग और ऊर्जा दोनों निहित होते हैं। इन तरंगों के पास संवेग भी होता है और एनर्जी भी होती है। संवेग कैसे निकालते हैं इनका बताइए? ऊर्जा बटे वेग। बिल्कुल सही। संवेग के 2 फॉर्मूले हमारे पास, एक द्रव्यमान गुणे वेग, लेकिन वो किसके लिए यूज करते हैं? मटेरियल के लिए, पार्टिकल के लिए। लेकिन ये तो तरंगे हैं, तरंगों के लिए संवेग का क्या सूत्र लगेगा? एनर्जी अपॉन वेलोसिटी। एनर्जी अपॉन वेलोसिटी। ठीक है, संवेग के लिए यूज करते हैं। सो दीज आर सम इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। I have not written here all the properties, but I have written here some main properties, some important properties. There are only 5 properties. आपके सामने बोर्ड पे हमने लिख रखी हैं बस। बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं, आपको बताई हैं, लिखाई हैं। आप कॉपी पलट के देखेंगे सब कुछ लिखा हुआ है, लेकिन अकॉर्डिंग टू आवर क्वेश्चन बस इतने से हमारा काम बन जाएगा। यहाँ पर 12 प्रॉपर्टी 15 प्रॉपर्टी लिखने का कोई फायदा नहीं है। आपको समझ आ रही है आपको? तो ये कहां तक पहुंच गए हम लोग बताइए? क्वेश्चन नंबर 5 अंगा तक हम लोग पहुंच के जा चुके। अभी इसमें 6, 7, 8, 9 4 क्वेश्चन और बाकी हैं। तो बाकी बचे हुए क्वेश्चन सब हम लोग नेक्स्ट क्लास पे करेंगे। तो फिजिक्स में आज इतना ही रखेंगे, आगे और भी पढ़ाई करेंगे अगली क्लास में कर लेते हैं। ठीक, चलते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास पे। थैंक यू।